श्रीलंका में भी जब कोई पेट्रोल भरवाने जा रहा है तो वो अपनी टंकी फुल करवा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ जाएगा। वहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है क्योंकि जिस पेपर पर बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे उस पेपर को खरीदने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं हैं। इस भीषण गर्मी में स्ट्रीट लाइट बंद किया जा रहा है, घर में बिजली नहीं है और खाने को अनाज नहीं है। पर वेट, आप सब बोलोगे ये क्या बता रहे हो, मैं पागल हूँ? ये सब चीज़ें तो सब पता ही है। जिस देश में मतलब कि राष्ट्रपति के भवन को चारों तरफ से घेर लिया जा रहा है, उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है, जिस देश में मतलब प्रधानमंत्री के हाउस को आग लगा दिया जा रहा है, वहाँ तो इतनी दयनीय कंडीशन होगी तभी तो ये सब चीज़ें हो रही है। और सबसे पहले तो मुझे ये कारण बताओ कि ये सब इतना सारा सिचुएशन जो श्रीलंका में भी जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जहाँ पर श्रीलंका में मतलब कि 25% आबादी के पास खाना नहीं है, जहाँ पर पेट्रोल पंप पर सेना तैनात है उसको सिक्योरिटी के लिए, तो श्रीलंका इस सिचुएशन पे पहुँचा कैसे? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ 8 से 10 रीज़न बताऊँगा जिसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने 1948 से जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है उस वक्त से उन्होंने जो अपनाई है तो उसके कारण भी ये सब चीज़ें हुआ है। तो आज मैं आपको 8 से 10 रीज़न बताऊंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला कारण श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री। श्रीलंका टूरिज्म पर हैवली डिपेंडेंट है। इसका 10% जीडीपी टूरिज्म से आता है और चूँकि कोरोना वायरस आ गया तो कोरोना वायरस में जितने भी टूरिस्ट आते थे वो सभी लो हो गए। तो ये इमीडिएट इफेक्ट जो श्रीलंका को किया। और इससे पहले ईस्टर बॉम्बिंग जो आपको यह ध्यान होगा कि 2019 में श्रीलंका में अटैक हुआ था, वो टेररिस्ट अटैक, तो उसमें भी जो बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो लो हो गया। तो श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कमी होने स्टार्ट उसी समय से हो गया था। दूसरा रीज़न है जो अभी हमारे देश में पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो है फ्री बी सब्सिडी। ये सब चीज़ें मतलब फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री के फूड, फ्री के हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें फ्री। तो ये श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वोट बैंक करने के लिए ये फ्री का जो काम किया तो वो इसके पीछे कारण है। क्योंकि भाई कुछ भी आपको फ्री मिल रहा है तो उसके पीछे पैसे कोई और चुका रहा है। तीसरा रीज़न है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि अचानक से श्रीलंका की सरकार ने एक डिसीजन ले लिया कि आज से 100% हमारा जो खेती होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ना कोई रिसर्च, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग कि अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा। 100% मतलब तो एग्रीकल्चर सेक्टर तेज़ी से प्रभावित हुआ और इसी को लेकर अभी अनाज के लाले पड़ चुके हैं। जो एक समय में श्रीलंका एग्रीकल्चरल फूड को एक्सपोर्ट करता था, आज वो इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है। और अभी तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं बचे हैं, तो वो इंपोर्ट करने में भी उसको दिक्कत हो रही है और इसलिए इतनी महंगाई है। मतलब कि ये भी क्या सोच है कि जहाँ पर खाने का ठिकाना नहीं है वहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। चौथा रीजन है वहाँ की फैमिली पॉलिटिक्स। मतलब कि एक परिवार है जिसका चाचा भी, भतीजा भी, पोता भी, दादा भी सब पॉलिटिक्स में है, कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंदर है, मतलब कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है। तो देखो, जब तक अगर फैमिली पॉलिटिक्स में जब तक कोई होनहार व्यक्ति रहता है सरकार में या फिर कोई भी पोजीशन में, तब तक वो सस्टेन कर लेता है, वो बहुत ही डेवलप करता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब कोई मतलब कि भाई अब उस फैमिली से ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य निकलेंगे, कुछ तो मतलब कि लो वाले भी तो निकलेंगे, आप समझ रहे हो मतलब मेरा। तो भाई वहाँ पर अगर ये वाले पोजीशन वाले लोग आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर देश का बेड़ा गर्क होना तो ज़रूरी है। और यहाँ पर तो पूरी फैमिली को ही फैला के रखे हैं और इसीलिए तो इतना विरोध हो रहा है जो आप देख रहे हो कि राजपक्षे को निकालना ही है। नहीं चाहिए भाई मुझे ऐसा प्रेसिडेंट, सबको रेजिग्नेशन दिलाओ। चौथा रीजन है श्रीलंका की हिस्ट्री। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होता है और वहाँ पर वो IMF, जहाँ भारत और चाइना जैसे देश अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे थे, तो वहाँ श्रीलंका वेस्टर्न कंट्रीज जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ वहाँ पे स्टार्ट हुई, जहाँ पर 1983 से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और ये 2009 तक चला। तो समझो कि वहाँ से जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे ये ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट थे, तो वहाँ टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आना बंद हो गए। और 2009 से लेकर अब तक कितने सारे सिचुएशन, इमीडिएट इफेक्ट जो आप कहते हो, ईस्टर बॉम्बिंग जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना वायरस, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो, नेशनलिज्म देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हाइपर नेशनलिज्म उस देश को गलत दिशा में ले जाने का काम करती है। और इससे ज़्यादा मैं नेशनलिज्म को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा। अब सबसे मेन बात, दुनिया श्रीलंका को इस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या कर रही है? तो चाइना जो कि लोन पे लोन दे रहा था, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई अब नहीं मिलेगा, मतलब अपना काम हो गया। इंडिया श्रीलंका को बहुत सारी क्रेडिट ऑफ लाइन में अब हेल्प कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है श्रीलंका के लिए। लेकिन जो IMF जो लोन देने वाला था उसने उसे भी सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि IMF जो कि वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो तो चाहता है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इन मतलब कि कोई भी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन नाम सुन के ही
आप समझ सकते हो कि कैसा होता है जब प्राइवेटाइजेशन। तो ये सारा सिचुएशन है। अब इसको पॉजिटिव में लो, आप नेगेटिव में लो, किसी भी लैंग्वेज में लो, लेकिन IMF इस सिचुएशन का डिमांड करता है अगर आपको कोई लोन चाहिए तो, और चाइना तो लोन देगा नहीं। अब जो सिचुएशन श्रीलंका में चल रहा है तो उससे भारत के लिए क्या सबक है और क्या भारत में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ऐसा सिचुएशन भारत में आ सकता है या फिर हम उस रास्ते पर अग्रसर हैं। मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप इस वीडियो में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो डालूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।